अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। ये मेरे पास फिजिक्स के एमसीक्यूज हैं क्लास 12 फेडरल बोर्ड, और इसमें मॉडल पेपर के एमसीक्यूज में देखें, और ये लोकल एरिया जो 2025 में पेपर हुआ था सेकेंड ईयर फिजिक्स का, उसके एमसीक्यूज हैं। ये हार्ड एरिया के हैं, और साथ ये सेकेंड एनुअल एग्जाम के भी मेरे पास जो है वो ये वाला पेपर है। ठीक है, तो इन सब के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे रीजनिंग के साथ। इंशाल्लाह आपको फायदा होगा एग्जाम में। जिस तरह मैंने आपको वीडियो में बताया था कि आप एक्सरसाइज के एमसीक्यूज भी करें, कीवर्ड्स भी पढ़ें जो एंड पर समरी लिखी होती है चैप्टर, और ये भी करेंगे तो काफी आइडिया हो जाएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि इसमें रिपीट होंगे, रिपीट इवन ना भी हो, लेकिन यू विल गेट एन आइडिया कि एमसीक्यूज करने कैसे हैं। बिकॉज जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आपको पता है एंड पर जो है एमसीक्यूज के एंड पर भी आपको फार्मूले गिवन होंगे, और सब्जेक्टिव पार्ट में भी लाइक दिस गिवन है ना। इस तरह यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी आपको फार्मूला गिवन है, और ये सेकंड एनुअल का हुआ है, इसमें भी गिवन होंगे। तो जो रिलेटेड फार्मूला होंगे वो आपको गिवन होंगे इंशाल्लाह, तो उसको रट्टा मारने की जरूरत ऐसा आपको नहीं है। सो लेट्स बिगिन। ये हमारे पास पहले एमसीक्यू है, डिस्टेंस बिटवीन द टू आइडेंटिकल बॉल्स इज आर इफ द डिस्टेंस इज रिड्यूस्ड टू हाफ, यानी डिस्टेंस हाफ हो जाए, देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम। अब ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फार्मूला होता है वो F इक्वल टू जी एम एम ओवर आर स्क्वायर होता है। तो ये जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है F। हम इसका फार्मूला करते हैं, उसको देखते हैं। यानी यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, जो न्यूमेरिकल बेस्ड होगा ना एमसीक्यू, उसको हम इधर सॉल्व किया करेंगे और बाकियों को डायरेक्ट करेंगे। वी नो द फार्मूला F इज इक्वल टू जी एम एम ओवर आर का स्क्वायर। ठीक है, और ये तो कॉन्स्टेंट्स हैं, तो इसका मतलब है कि जो F है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर, इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। तो अब उसने कहा आर हाफ हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, हाफ। तो लेट से पहले ये कैपिटल आर था, पहले आपके पास ये ऐसे था 1 ओवर आर स्क्वायर, अब आर क्या हो गया, हाफ हो गया। अगर आर हाफ है तो क्योंकि इस पूरे का स्क्वायर है एक्चुअली, तो जब इसका हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा आर स्क्वायर ओवर 4। इट मींस कि हमारे पास ये बन जाएगा F प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर आर स्क्वायर ओवर 4, और ये 4 किधर चला जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा। बिकॉज आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, और लाजमी यूज किया करो। ठीक है, कैलकुलेटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखें ये 1 डिवाइडेड बाय था ना, इसको मल्टीप्लाई करें तो 4 ओवर आर स्क्वायर बन जाएगा। तो आपके पास ये बन जाएगा 4 इंटू 1 ओवर आर स्क्वायर, ऐसे F प्रोपोर्शनल टू। तो ये जो पहले वाली फोर्स थी वो ये सिंपल थी आपके पास, अब ये 4 टाइम्स हो गई है, यानी 4 गुना बढ़ गई है, इंक्रीज हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स। इसी तरह ये अगर लेट से डबल होती, तो अगर डबल होती तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 1/4 हो जाता है, यानी 1/4 फिर ये होती, यानी डिक्रीज हो जाती बेसिकली। तो हमारे केस में क्या है, ये 4 टाइम्स हो रही है। जो पहले की फोर्स थी बिटवीन दोज मासेस, जब डिस्टेंस r था और जब हाफ किया तो 4 टाइम्स होगी। ठीक है जी, सो दैट इज व्हाई इसका आंसर क्या है, 4 टाइम। ठीक है, एंड D इज द आंसर ऑफ दिस एमसीक्यू। नेक्स्ट, as we go further away from the surface the value of g becomes। तो वैल्यू जैसे जैसे हम आसमान जमीन से ऊपर जाते हैं, ठीक है, दूर जाते हैं, तो ये डिक्रीज करती है। कैसे डिक्रीज करती है, इसका भी फार्मूला है, वो भी आपको बताता हूं। बाय द वे इसका फार्मूला भी आपको गिवन होगा। जो g का फार्मूला है, जो g का फार्मूला है सेकंड एमसीक्यू के लिए, वो आपके पास ये होता है, g इज इक्वल टू, ठीक है, दिस g इज इक्वल टू gm ओवर आर का स्क्वायर। ये आपके पास ये फार्मूला होता है। और ये फार्मूला कहां से आया, ये आपको पता है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है F जो होती है जी एम एम ओवर आर स्क्वायर, जी एम एम ओवर आर का स्क्वायर। अगर इसको आप इक्वेट कर लें, ठीक है, यहाँ पर कैपिटल आर का स्क्वायर होता है, इसको अगर हम इक्वेट कर लें वेट के बराबर, एम जी के बराबर, तो ये जी यहां से आता है, ये एम एम से कट जाता है। सो जी इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, और इफ यू मूव अवे फ्रॉम द अर्थ, अर्थ पर आपके पास ये सिंपल रेडियस है यहाँ पर, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ है, सेंटर ऑफ अर्थ है, इसका रेडियस है। लेकिन इफ अ बॉडी और एनी सैटेलाइट मूव अवे फ्रॉम द अर्थ, तो ये डिस्टेंस टोटल बढ़ेगा, तो या ये इसको हम हाइट कहते हैं। तो इस वजह से इस पूरे को हम छोटा r कहते हैं, r इक्वल टू कैपिटल R प्लस h। तो यहां से अगर हम देखें इस फार्मूले में कि g इज इक्वल टू जी एम ओवर ये r प्लस h है, छोटा r बेसिकली r प्लस h है। तो जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा। जब डिनोमिनेटर बढ़ेगा, बिकॉज g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस स्क्वायर, सो आपके पास g की वैल्यू कम होना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जैसे डिनोमिनेटर इंक्रीज होता है, बिकॉज ये कांस्टेंट है ना, अगर 1 है, 1 का डिनोमिनेटर 1 है, और अगर 2 है, लेट से अगर 10 है और 100 है, आप खुद अंदाजा लगाएं कि यहाँ इसका आंसर 1 आ जाएगा। लेट से ये किसी नंबर के बराबर है, जी के बराबर है, कोई भी आपके पास वेरिएबल है। ये देखें 0.5 हो गया, ये कितना हो जाएगा, ये 0.1 हो गया, ये 0.01। तो जैसे जैसे डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है,
आपकी वैल्यू ओवरऑल क्या हो रही, कम होती जा रही है। सो जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी एज यू गो अबव द अर्थ, ठीक है जी, अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। इसी वजह से इसका आंसर क्या है, डिक्रीजेस, ठीक है जी। अच्छा, ऐसा यूनिट ऑफ ल्यूमिनोसिटी, सो इसका जो ऐसा यूनिट है वो वाट होता है। क्या होता है, वाट, और एक्चुअली जूल पर सेकंड के बराबर होता है। ये पावर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है कितनी पावर रेडिएट करेगा, इसको कहते हैं ल्यूमिनोसिटी। टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम बाय अ स्टार, ठीक है, फॉर अदर सेलेस्टियल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो इसमें एनर्जी पर टाइम जो होता है जूल पर सेकंड, उसको वाट कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है रियल गैस डेविएट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, आइडियल गैस बिहेवियर बिकॉज गैस मॉलिक्यूल्स। और जो ये जो आपके पास आइडियल गैस होती है ना, उसमें कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होती, लेकिन रियल गैसेस के अंदर क्या होती है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, ठीक है। दैट इज व्हाई ये सी इज द राइट आंसर, कि जो रियल गैस होती है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगी और आइडियल गैस में नहीं करती। तो दिस इज आवर आंसर इन दिस केस। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ एन ऑसिलेटिंग सिस्टम is A, ये A is the amplitude है, the total distance covered during time period, तो हमेशा क्या होगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4A। कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो ऑसिलेटिंग सिस्टम है कुछ भी हो सकता है, मैस स्प्रिंग सिस्टम हो सकता है। आप देखें, लेट्स से ये मैस स्प्रिंग सिस्टम आपके पास है एंड दिस इज द मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन जो डिस्टेंस होता है उसको हम A कहते हैं, यानी यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, A के बराबर है। इसको हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, ठीक है। एम्पलीट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। और ये जो पोजीशन बिल्कुल एक्सट्रीम होगी ये नेगेटिव A के बराबर होती है। अब लेट्स से ऑब्जेक्ट कहीं से मूव करता है, फॉर एग्जांपल उसने हम उसको स्ट्रेच करके ले गए यहां तक और यहां से आप उसने अपनी मोशन स्टार्ट करनी है, यानी दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, लेट्स से दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट। अब पहले ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, पहले इधर जाएगा, तो यहां तक जब जाएगा तो बेसिकली इधर तक जाएगा तो वो करेगा 1A करेगा, फिर इस मीन से अगली एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा और कितना कवर हो गया, फिर A कवर हो गया, यानी 2 बेसिकली हो गया, 2A हो गया। फिर यहां से वापस आएगा मीन पोजीशन पर, ठीक है, फिर 3A हो गया और फिर यहां से वापस इधर जाएगा, बिकॉज टाइम पीरियड होता ही तब है जहां से मोशन स्टार्ट हो वहां पर आपने वापस आना है, ठीक है। तो इस वजह से इधर आएगा दोबारा, फिर तो 4 टाइम्स वो A कवर करेगा और इट कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। तो 4A आपका क्या हो गया आंसर। फॉर एग्जांपल अगर कोई क्वेश्चन में कहे कि आपका जी जो आपका 2 सेंटीमीटर जो है ना ये A की वैल्यू है और इधर से स्टार्ट बेशक कर लें, आप इधर से स्टार्ट करें, पहले इधर जाएंगे A, फिर वापस आएंगे 2A, फिर इधर जाएंगे 3A, फिर वापस आएंगे 4A, तो उसको आपने 4 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई, या आपके पास टोटल डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा इन 1 पीरियड, ठीक है। इसको हम वेव लेंथ कहते हैं, ठीक है। अगर हम साइनोसॉइडल वेव भी बना लेना, ठीक है, लेट्स मेक अ साइनोसॉइडल वेव, तो ये जो साइन वेव आपकी होती है लाइक दिस इज अ साइन वेव एंड ये पार्ट 1 नहीं होगा क्योंकि यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो ये वाला जो आपके पास डिस्टेंस बनेगा इसको हम लैम्डा कहते हैं, तो ये लैम्डा वेव लेंथ होती है, तो ये 4A के बराबर होगी। इस तरह सर्कुलर फैशन के अंदर अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करें तो सर्कल में आपके पास एक जब पीरियड होगा तो लेट्स से ये O पॉइंट है तो इससे वापस हम इसी पॉइंट पर आ जाएंगे, सो इधर से ऐसे, तो ये 2π के बराबर होता है, कितना, क्योंकि ये बस एक डिस्टेंस होता है S इक्वल टू बल्कि क्या R थीटा होता है, R थीटा, तो 2πr आपके पास होगा सरकमफेरेंस इन 1 पीरियड। तो कैपिटल T में 4A इज इक्वल टू योर वेवलेंथ इज इक्वल टू योर 2πr, ठीक है। सो ये एक टाइम पीरियड में इतना डिस्टेंस कवर होता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट MCQ नंबर 6 हमारे पास है कि जनाब द फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन इज मोर प्रोमिनेंट व्हेन द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल इज। देखें, अगर वो कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट होगा, यानी जितनी इंसिडेंट लाइट है या जो भी आपके पास सोर्स है उसकी जो वेवलेंथ है और ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसका भी साइज उतना ही होगा, कंपेरेबल होगा, तो तब ये प्रोमिनेंट होता है, कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट, ठीक है। तो ये कंपेरेबल का मतलब है कि दोनों की जो वेवलेंथ है वो इक्वल होगी, आप अप्रोक्सीमेटली क्लोज होगी, जितनी क्लोज होगी उतनी डिफ्रैक्शन प्रोमिनेंट होगी आपकी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 1 वोल्ट। अब वोल्ट की डेफिनेशन क्या होती है आपको अगर पता हो तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है जिसको हम कैपिटल V से भी डिनोट करते हैं, इट इज वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज, वर्क डन ऑन
यूनिट चार्ज कि एक चार्ज पर कितना, तो वर्क की एनर्जी क्या होती है, वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल पर कूलम्ब, तो जूल पर कूलम्ब इसका आंसर है, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, वर्क पर, तो ये फार्मूला एट टाइम्स आपको गिवन होता है एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो इसका ये सिंपल आंसर बन गया। एमसीक्यू नंबर हमारे पास आ गया 8। कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, स्टोर मैग्नेटिक, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम स्टोर करता है, किसको स्टोर करता है, स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सो ए इज द राइट आंसर। अगले जो है मैग्नेटिक एनर्जी नहीं स्टोर करता, वो इंडक्टर करता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी करता है, सही है जी। तो डिसिपेट एनर्जी ये नहीं है इसका आंसर, तो स्टोर करता है। इफ इन फुल वेव रेक्टिफायर हाउ मेनी डायोड्स कंडक्ट ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ एसी, भाई 4 डायोड होते हैं और 2 डायोड एक साइकिल में कंडक्ट करते हैं। ठीक है, और बाकी रिवर्स बायस में होते हैं, 2 फॉरवर्ड बायस होते हैं, 2 रिवर्स बायस होते हैं हर साइकिल में। ठीक है, अगर ये साइकिल आपके पास है तो इस साइकिल में 2 डायोड कंडक्ट करेंगे और बाकी 2 रिवर्स बायस होंगे, और इसमें ये 2 फॉरवर्ड होंगे, पिछले 2 रिवर्स हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या है, 2 है। Sinusoidal waveform is generated in AC system because it can easily drawn, नहीं गलत है, it produces least disturbance, ये नेचुरल स्टैंडर्ड है। ठीक है, और अदर वेव्स कैन नॉट बी, वो नहीं हो सकती, ये नेचुरल स्टैंडर्ड है, ये जो साइनोसाइडल होती है ना, क्योंकि ये जो साइनोसाइडल वेवफॉर्म है जो आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है उसके लिए भी यूज होता है ये स्टैंडर्ड आपके लिए, तो एसी का भी ये स्टैंडर्ड है, ये लीस्ट डिस्टर्बेंस इसका आंसर नहीं होगा, ये नेचुरल स्टैंडर्ड आपके पास है एसी का। आप साइन यूज करोगे या कोसाइन, तो साइनोसाइडल में साइन कोसाइन दोनों आ सकती हैं। ठीक है, सो दिस इज द एक्चुअल आंसर। सो नेक्स्ट आपके पास क्या है, ठीक है, अच्छा, तो डिस्टर्बेंस जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में ना, ये बाकी भी वेव फॉर्म्स हो सकती हैं जो कम डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर सकती हैं, सो दिस इज नॉट द मेन रीजन। ठीक है जी, अच्छा, अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स, फोटोवोल्टिक क्या होता है, उसमें लाइट पड़ती है और वो आपको इलेक्ट्रिसिटी में से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। फोटोवोल्टिक में इनपुट क्या होती है, इनपुट आपकी लाइट होती है। ठीक है, इनपुट इज लाइट, ये लाइट इनपुट है, और आउटपुट क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी, सो दिस इज द आंसर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो उसकी आउटपुट होती है, और लाइट क्या होती है, इनपुट, लाइट एनर्जी इनपुट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसकी आउटपुट होती है। नेक्स्ट, if the uncertainty in the position of an electron is zero, the uncertainty in the momentum will be infinite. How? ऐसे आपके पास ये रिलेशनशिप होता है डेल्टा एक्स, ठीक है, ये चेंज इन मोमेंटम है, चेंज इन पोजीशन है, और ये चेंज इन मोमेंटम दोनों का प्रोडक्ट जो है इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच कट ओवर 2, तो ये कांस्टेंट है, तो ये से ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। तो वंस आपका ये अगर चेंज इन पोजीशन आपके पास जीरो अनसर्टेनिटी इसके अंदर है, तो इसका मतलब है कि अगर चेंज इन मोमेंटम को निकालनी है, जीरो जाकर डिवाइड होगा उधर, तो कोई भी चीज डिवाइडेड बाय जीरो आप करते हो, द आंसर विल बिकम इनफाइनाइट। अगर ये इनफाइनाइट हो तो एक जीरो हो जाएगा, तो एक अगर आपके पास जीरो उसमें अनसर्टेनिटी है, दूसरे में इनफाइनाइट होगी। समझ आ गया? सो क्या हो गया जी, इनफाइनाइट। ठीक है जी, अच्छा, नेक्स्ट नंबर 13 जो हमारे पास है उसमें द प्रोसेस बाय विच अ हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई, तो इसको हम कहते हैं फिशन। फ्यूजन में जो 2 छोटे हैं वो मिलके बड़ा बनाते हैं, और इसमें फिशन मतलब होता है ब्रेक होना, बड़ा छोटों में कन्वर्ट हो जाएगा। विच लॉ गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द ब्राइटनेस एंड डिस्टेंस, जिस तरह पीछे हमने वो पढ़ा था F इज इक्वल टू GMM ओवर R स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर लॉ बेसिकली होता है। तो ये आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ ब्राइटनेस का बन जाएगा, क्योंकि आप लाइट के साथ बेसिकली उसकी इंटेंसिटी के साथ जो है ये डिस्टेंस पर फर्क पड़ता है, ब्राइटनेस कम होती है जैसे डिस्टेंस कम होगा, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ब्राइटनेस है। वैसे इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ लाइट भी हो सकता है, ब्राइटनेस भी हो सकता है, लेकिन ब्राइटनेस है मेरे ख्याल में, क्योंकि एक्चुअली जो है ब्राइटनेस है वो आपकी इंटेंसिटी को शो करती है ना, तो जो इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट है दैट इज indirectly means brightness of a light is inversely proportional to R का स्क्वायर। तो ये R का स्क्वायर जो है ना ऐसे आपके पास है, इसके ब्राइटनेस यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर। ठीक है, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ब्राइटनेस बन गया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट अ फोटॉन, फोटॉन हैज अ जीरो मास एंड जीरो नहीं मोमेंटम जीरो उसके नहीं आता, हैज फाइनाइट मास एंड अ फाइनाइट वैल्यू, has zero mass but finite value momentum, so this is photon has infinite mass but zero, तो C is the right answer। उसका mass approximately zero होता है, ठीक है, लेकिन उसका फाइनाइट वैल्यू किसकी होती है, मोमेंटम की। C is the right answer। सेकंड लास्ट MCQ है, the drawback of conducting a medical imaging test is
अर्ली डिटेक्शन नहीं, ये कोई इसका ड्रॉबैक नहीं है। एक्यूरेट, ये भी कोई ड्रॉ, ये तो फायदे हैं दोनों। कंट्रीब्यूशन टू चूज ऑफ इफेक्टिव ट्रीटमेंट, भाई ये भी आपके पास चॉइस होगी उसके बाद कैसे ट्रीटमेंट करनी है, ये भी फायदा है। एक्सपोजर टू रेडिएशन, हाँ ये नुकसान आपके पास है कि आपको रेडिएशन, एक्स रेज, गैमा रेज वगैरह वो आप एक्सपोज होते हो तो उससे फिर बॉडी पर नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ते हैं, ये इसका ड्रॉबैक है, ये फायदे में नहीं है चीज आती, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। एंड द लास्ट एमसीक्यू इज एनर्जी ऑफ गामा फोटोन हैविंग अ वेवलेंथ ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम इज, ठीक है। तो इसको बेसिकली हम वहां पर करते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको फार्मूला चाहिए एंड इट विल बी प्रोवाइडेड टू यू इंशाल्लाह, सही हो गया। अच्छा जी, तो इसके लिए न्यूमेरिकल करने के लिए आपके पास कैलकुलेटर भी मैंडेटरी है, वो भी मस्ट आपके पास होना चाहिए कैलकुलेटर। अच्छा, अब इसमें ना फार्मूला आपको गिवन होगा, जो एनर्जी ऑफ फोटोन निकालते हैं ना, लाइट को कोई भी पार्टिकल हो, तो E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा, ये फार्मूला आपको गिवन होगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर आता है E इज इक्वल टू एच एफ, इस फार्मूले से आता है। एंड वी नो V इज इक्वल टू एफ लैम्डा या C इज इक्वल टू एफ लैम्डा, यहां से F आप निकालोगे वो आ जाएगा C बाय लैम्डा, तो इस F की जगह C बाय लैम्डा पुट करेंगे, ये आ जाएगा। अब प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको गिवन होगी, नहीं तो कैलकुलेटर के अंदर भी मौजूद है, ठीक है। बाय द वे ये गिवन होगी, नहीं तो मैं आपको दिखा देता हूं कैलकुलेटर कैसे निकालते हैं। तो ये कैलकुलेटर आपके पास है, इसमें ना शिफ्ट प्रेस करो और 7 प्रेस करो तो कांस्टेंट्स आते हैं। तो अगर आप इसका जो ढक्कन होता है, ठीक है, इसका जो कवर होता है उस पर आप क्लिक करें तो जो 6 नंबर है वो आपके पास H की वैल्यू है, किसकी? H, देखें H आ गया। H की वैल्यू क्या है? 6.626 10⁻34 जाउल सेकंड इसका यूनिट होता है, ठीक है। तो H की वैल्यू पुट कर देंगे, बाकी लैम्डा एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻10 के बराबर है, तो सिंपली क्या करना है, ये 6.626 इंटू 10⁻34 इसको C से मल्टीप्लाई करना है, वो 3 इंटू 10⁸ होता है, और ये भी वैल्यू शायद आपके पास कैलकुलेटर में गिवन होगी। बाय द वे ये प्रोवाइड भी की जाती है, फेडरल बोर्ड वाले दे देते हैं कांस्टेंट्स की वैल्यू। लैम्डा क्या है? एंगस्ट्रॉम, 10⁻10 होता है, 10⁻10, और ये मीटर में होता है, ये क्या होता है? मीटर में होता है। यूनिट मेंशन करने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू ना, बाकी शॉर्ट क्वेश्चन में यहाँ पर यूनिट लिखो, यहाँ पर भी यूनिट लिखो, ये क्या होता है? जाउल सेकंड होता है, और ये क्या होता है? ये आपके पास मीटर पर सेकंड होता है, ये मीटर होता है। एंड अल्टीमेट गोल आपकी एनर्जी जूल में आ जाएगी, जाउल में, जिसको जूल कहते हैं, ठीक है। अब कैलकुलेटर से हमने ये कंप्यूट करना है कैसे कैसा कितना आता है। सो ये जी कैलकुलेटर है, इसमें वैल्यूज प्लग इन करते हैं और इसको ओवर पहले बना लेते हैं, और 6.626 एक्सपोनेंशियल ऐसे लिखते हो और -34 लिखा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 एक्सपोनेंशियल 8 के साथ, ठीक है, सॉरी हाँ 8 के साथ, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1 एक्सपोनेंशियल, ये -10 होता है, ठीक है, एंगस्ट्रॉम। तो आपके पास आंसर आ गया 1.98 इंटू 10⁻15। अब ये जूल में इसका आंसर आता है, किस में आता है? जूल्स में। 1.987 या 988 कर ले तो ये 1.988 इंटू 10⁻15 जूल्स। लेकिन आंसर इफ यू लुक एट द ऑप्शंस, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल का रेशियो पता होना चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज होता है 1 पॉइंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का होता है E का जो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, इतने जूल्स का पार्ट है, यानी इतना पार्ट है एक जूल का। तो अगर आपने जूल से वापस जाना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, सो 1 जूल इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻19, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनते हैं आपके पास, ठीक है। ये अगर रेसिप्रोकल करें तो इसका मतलब है डायरेक्टली आप जो भी जूल को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या इस नंबर से डिवाइड कर दो आंसर को, दोनों से हो सकता है। सो वी विल गो बैक टू द कैलकुलेटर और क्या करेंगे, या तो इसको डिवाइड कर देंगे इस नंबर से, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, या इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, बोथ आर परफेक्टली फाइन, ठीक है। तो आप जो दिल करता कर लें 988 इंटू 10 की पावर, वहां पर ये लिखना नहीं होता, इतना टाइम जाया नहीं करना। और यहाँ पर टिप आपको ये है कि न्यूमेरिकल वाले एमसीक्यूज एंड पर करने हैं, पहले वो करने हैं जो बगैर न्यूमेरिकल्स के हैं, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है ना। ये ना हो कि आप बस इधर ही बैठे रहे फिर, ठीक है, इंटू 10⁻19 ऐसे करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपके पास एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो जो आंसर है उसको बस डिवाइड कर देते हैं इसके साथ। सो हमारा ये आंसर था, इसको डिवाइड कर देते हैं 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 के साथ, ठीक है जी। तो ये आंसर आ गया आपके पास 12423।
तो यहां पर देखिए 1 2 4 2 3 है आपके पास, और अब हमने इसको साइंटिफिक में कन्वर्ट करना है। कैलकुलेटर साइंटिफिक भी होता है, और शिफ्ट मोड प्रेस करें और यहाँ पर साइंटिफिक में 7 है, और कितने पॉइंट चाहिए देखें, 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, 12.4 तो 3 का देते हैं, एंड द आंसर इज ये मेरे ख्याल में कोई गड़बड़ हो गया, मे बी समथिंग वेंट रॉन्ग, लेट मी चेक इट अगेन। हमारे पास एक्चुअली ये था ना 1.98 -15 डिवाइडेड बाय 1 -19, तो 12423 आया था। अगर 123 भी आया था तो राउंड ऑफ करेंगे तो 124 ही बन जाएगा, ठीक है। अब गोल इज कि 12425 को कन्वर्ट करना है उसमें साइंटिफिक के अंदर, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 124 और 25 और शिफ्ट और मोड प्रेस कर देंगे, 7 प्रेस करेंगे और 3 प्रेस करेंगे, तो 3 डिजिट्स हैं, ठीक है, 3 प्रेस करेंगे, एंड दिस इज आवर आंसर 1.24 10 की पावर 4। अब देखिए 1.24 इंटू 10 की पावर 4 है, 1.24 इंटू 10 की पावर 4, लेकिन यहां पर 12 पॉइंट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है अगर आप 12 पॉइंट लिखना चाहते हो तो आपको 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये बन जाएगा 12.4, और मैं डिवाइड करूंगा, ये +1 ऊपर जाके -1 हो जाएगा और 10 की पावर 3 रह जाएगा, तो आप आंसर आ जाएगा 12.4 इंटू 10 की पावर 3, तो 12.4 ये आपके पास ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंथी था, मैंने डिटेल के साथ आपको समझाया, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में एमसीक्यूज के अंदर जब आते हैं तो स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं, तो रिकमेंडेड क्या है, हाईली रिकमेंडेड कि आप इसको एंड पर करें, जो भी न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यूज के अंदर, बाकी दस्तियाब के हो जाएंगे तो उनको आराम से करें आप, ठीक है। नेक्स्ट पेपर हमारे पास है जी लोकल एरिया का पेपर 2025 का फेडरल बोर्ड, इसको करते हैं। सबसे पहले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सीलरेटेड ड्यूरिंग यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। देखें, डिफ्लेक्शन के लिए और डेविएशन जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन या कोई भी पार्टिकल, उसका चार्ज हो, प्रोटॉन का चार्ज होता है, आयन का चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, तो ये डिफ्लेक्ट नहीं हो सकता बिकॉज इट हैज नो चार्ज, सो डी इज द राइट आंसर हियर, ओके। According to quantum theory, increasing the brightness of a beam of light without changing the color. देखें, अगर कलर चेंज नहीं हो रहा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही, कलर चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, क्योंकि आपको पता है E = HF होता है, तो एनर्जी पे चेंज आपके पास नहीं होगी। अगर जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, और फ्रीक्वेंसी चेंज तब होगी जब लाइट का कलर चेंज होगा। तो अगर हम सिर्फ ब्राइटनेस इंक्रीज करना चाहते हैं, ठीक है, विदाउट चेंजिंग कलर, तो उससे क्या होगा, ब्राइटनेस इंक्रीज होने से आपको तब हो सकती है कि आप नंबर ऑफ फोटॉन्स को इंक्रीज करो। आप सेम कलर के फोटॉन्स बढ़ाते जा रहे हो, आपकी ब्राइटनेस बढ़ती जा रही है, लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ रही, ठीक है, और एनर्जी भी नहीं बढ़ रही, ठीक है। तो ब्राइटनेस कैन बी कंट्रोल्ड बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फोटॉन्स बट विद द सेम कलर। कलर डिफरेंट होगा, फिर फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, एनर्जी भी बढ़ेगी। गुड। प्राइमरी फंक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स टू चेंज, वो क्या करता है, वो डायरेक्शन चेंज करता है, वो लेवल चेंज करता है, वो मैकेनिकल एनर्जी इनटू दिस ऐसे करता है, ठीक है, नहीं, वो लेवल ऑफ अल्टर, हाँ, वो वोल्टेज का लेवल चेंज करता है, द लेवल ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। और इसकी वजह यही है कि ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या करता है, आपका स्टेप अप करता है या स्टेप डाउन करता है वोल्टेज को। उसकी इनपुट वोल्टेज है, आउटपुट ज्यादा होगी या कम होगी, डिपेंडिंग स्टेप अप है, तो वोल्टेज का लेवल चेंज होता है, ठीक है। वोल्टेज का इनपुट वोल्टेज अगर लेट से थोड़ी है तो आउटपुट ज्यादा हो जाएगी, तो स्टेप अप स्टेप डाउन का मतलब यह है कि वोल्टेज को चेंज करेगा, ठीक है। तो दिस इज द आंसर, और लेवल ऑफ अल्टरनेटिव वोल्टेज। अ फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन ऑफर्स, फॉरवर्ड बायस में कंडक्शन होती है, क्या होती है, कंडक्शन, तो रेजिस्टेंस जो जंक्शंस की होती है वो मिनिमम होती है, पीएन जंक्शन क्या होती है, मिनिमम, वेरी लो रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट जीरो नहीं होती, जीरो नहीं होती, वेरी लो होती है, तो इसका ये आंसर आ जाएगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट, विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेजर, लेजर की इंटेंस होती है, यस, मोनोक्रोमेटिक होती है, कोहेरेंट होती है, बेस्ट है, मल्टी डायरेक्शन नहीं होता, वो यूनी डायरेक्शन होता है, वो क्या था, यूनी डायरेक्शनल, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, एक ही वेवलेंथ होती है, एक ही डायरेक्शन होती है, इंटेंस बीम होती है, ठीक है, इंटेंसिटी ज्यादा होती है उसकी। लो जी, द रिजल्टिंग न्यूक्लियस इस रिएक्शन में कौन सा होगा, तो इसको करने के लिए हम चलते हैं वहां पर, और इसका भी छोटा सा तरीका है, कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली कर सकते हो, कैसे बताता हूं आपको। अगर ऐसा रिएक्शन आपका आ जाए तो आपने करना क्या होता है, आपने बस बैलेंस करना होता है। जब भी कोई एटॉमिक नंबर या मास लिखा होता है, एलिमेंट लिखा होता है, तो ऊपर वाला एटॉमिक मास होता है, ऊपर वाला एटॉमिक मास, और जो नीचे वाला होता है ये एटॉमिक नंबर होता है, इसको कैपिटल ए से नोट करते हैं। और यहां पर देखें इसका एटॉमिक मास कितना बन रहा है, ये 1 है, ये 137 है, तो ऐड करें 1 + 137, इट इज इक्वल टू 138, तो ये बनना चाहिए। तो यहां पर गैमा में तो कोई नहीं होता, गैमा तो न्यूट्रल होता है, ये क्या होता है, न्यूट्रल का कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो अगर आप
एटॉमिक मास देखें तो हमें 138 चाहिए। वो कहां पर लिखा हुआ है? वो 3 ऑप्शन में लिखा हुआ है, 1 2 3। तो एक नंबर 138 वाला, तो ये गलत हो जाएगा पहली बात। नेक्स्ट, नीचे कितना चाहिए? 0 है प्लस 56 है। एटॉमिक नंबर देखें, ये एटॉमिक मास आ गया। एटॉमिक नंबर क्या है जी? 0 प्लस 56, इसको ऐड करें 56 होना चाहिए। तो 56 यहां पर है, ये तो वैसे गलत हो गया कि 138 नहीं है, 56 यहां पर है बेरियम का। सो दिस इज आवर राइट आंसर, बिकॉज इसका जो एटॉमिक मास है गैमा का वो न्यूट्रल होता है, तो एटॉमिक मास 138 बन गया और 56 है 0 प्लस, ये भी बन गया। तो एटॉमिक नंबर मैच कर गया इसके साथ Z, और एटॉमिक मास मैच कर गया रिएक्टेंट्स के साथ। तो रिएक्टेंट का टोटल एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर इट मस्ट बी इक्वल टू एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, गुड हो गया। सो सी इज द राइट आंसर। सो हमारा आंसर इसमें क्या आ गया जी? बेरियम आ गया, BA। ठीक है, ये दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कॉम्पटन इफेक्ट प्रूव्स दैट, ये पार्टिकल नेचर को कॉम्पटन इफेक्ट प्रूव करता है। किस को करता है? पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशंस। ठीक है, क्योंकि ये जो फोटॉन्स है ना, उनका मोमेंटम शो करता है कि फोटॉन्स की एनर्जी होती है, मोमेंटम होता है उनका, और मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू mv। तो मोमेंटम में तो मैस होगा, तो आपके पास जो है ना मोमेंटम होगा। मैस अगर 0 तो मोमेंटम नहीं हो सकता। ठीक है, ऑल दो इनका 0 मैस होता है, लेकिन मोमेंटम, इट मींस ये मैस पार्टिकल्स हैं, फोटॉन्स। तो ये क्या है? कॉम्पटन इफेक्ट बेसिकली इसको शो करता है। अच्छा, विच इज एन एप्लीकेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। यार देखे ना, म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है कि प्राइमरी में आपके पास अगर वोल्टेज चेंज हो तो करंट इंड्यूस होता है। ठीक है, तो ये आपके पास AC जनरेटर, रेडियो, और ये AC जो ट्रांसफार्मर है, इट इज एक्चुअली वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल कि प्राइमरी में कॉइल में चेंज होगी तो सेकेंडरी में इंड्यूस होता है करंट। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर इसकी एप्लीकेशन। आपके पास प्राइमरी कॉइल्स में अगर EMF चेंज होगी, वोल्टेज चेंज होगी, तो उसका इफेक्ट सेकेंडरी में इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होती है। ठीक है, उसमें EMF चेंज इन करंट इन द प्राइमरी कॉइल विल रिजल्ट इन इंड्यूस्ड EMF इन द सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपके पास है जी, द टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स पैरामैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। ठीक है, ये जल्दी मैग्नेटाइज नहीं होते, डीमैग्नेटाइज नहीं होते, और ये पैरामैग्नेटिक में कब कन्वर्ट होते हैं? क्यूरी पॉइंट, ये टेम्परेचर की वैल्यू होती है क्यूरी पॉइंट, यहां पर बेसिकली ये कन्वर्ट हो जाते हैं किस में? फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक के अंदर हो जाते हैं। क्योंकि एक्चुअली होता ही है कि टेम्परेचर आप बढ़ाते जाते हो, आपके जो फेरोमैग्नेटिक है, क्योंकि परमानेंट मैग्नेटिक तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म, ये अपनी मैग्नेटिज्म लूज करते हैं। टेम्परेचर बढ़ती हुई क्यूरी टेम्परेचर को हम रीच करते हैं, इस टेम्परेचर पर पहुंचते हैं, और उसके बाद ये क्या होता है? अपनी मैग्नेटिज्म लूज करके पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस रिएक्टेंस। देखिए, ये जो रिएक्टेंस है, कैपेसिटिव हो, इंडक्टिव रिएक्टेंस हो, इंपीडेंस हो, तो यूनिट ओम ही रहेगा। बेसिक जो रेजिस्टेंस का यूनिट है ना, क्योंकि हम जो रिएक्टेंस कहते हैं वो तब कहते हैं हमारे पास इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो। ठीक है, तो इंपीडेंस बेसिकली होती है, तो सबका यूनिट ओम ही होता है। ठीक है जी, तो ये कंडक्टेंस का मोह होता है, फैराड कैपेसिटर का होता है, हेनरी इंडक्टेंस का होता है, तो उसको गोली मारे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इसको शायद मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस गैल्वानोमीटर बिकम जीरो डिफ्लेक्शन। देखिए, गैल्वानोमीटर कहां कनेक्टेड है? इन दो टर्मिनल्स पर, B और D पर। तो B और D के अगर वोल्टेज सेम हो जाए, नो करंट विल पास थ्रू द गैल्वानोमीटर, तो तब ही जीरो डिफ्लेक्शन तब होती है जब करंट गुजरता है। हम चाहते हैं करंट ना गुजरे, तो ये दो वोल्टेज है ना, B पर वोल्टेज VB होगी और D पर वोल्टेज VD होगी, ये अगर बराबर हो गई तो हमें पता है V इज इक्वल टू IR होता है। तो जब वोल्टेज दोनों पॉइंट्स के बराबर, डिफरेंस क्या हो जाएगा? जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? VB माइनस VD, ये जीरो हो जाएगा आपका। जब वोल्टेज जीरो हो गई तो करंट भी क्या हो जाएगा? जीरो, बिकॉज इसकी रेजिस्टेंस V इज इक्वल टू IR, इसकी इंटरनल कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है, तो V इज इक्वल टू IR फार्मूले में अगर आपके पास वोल्टेज जीरो होगी, बिकॉज वोल्टेज ऑफ B एंड D इज सेम, डिफरेंस जीरो हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस नॉन जीरो है, तो करंट भी क्या हो जाएगा? जीरो। जब करंट जीरो तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी। सो दिस इज आवर आंसर। इसको कहते हैं बैलेंस्ड ब्रिज। तो ब्रिज बैलेंस आपकी हो गई। ठीक है, और बैलेंस तब होती है जब ये रेशियो बराबर P/Q इज इक्वल टू R/S या P/R इज इक्वल टू Q/S। तो जब ये रेशियो रेजिस्टेंस की बराबर होती है तब ब्रिज बैलेंस होती है। गैल्वानोमीटर शोड नो डिफ्लेक्शन एट ऑल बिकॉज नो करंट पास थ्रू the galvanometer itself. Do the electric polarization of dielectric due to the charge storing capacity of capacitor, ये increase करती है। dielectric की प्रॉपर्टी ये है कि पोलराइजेशन की वजह से उसकी बेसिकली जो कैपेसिटी है कैसे करती है, ये मैं आपको बताता हूं। तो ये देखें जी, आपके पास जो कैपेसिटर होता है ना,
कैपेसिटर, उसमें एक प्लेट होती है पॉजिटिव, एक प्लेट होती है नेगेटिव। लेट्स से दिस इज अ पॉजिटिव प्लेट, यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस आपके पास हैं, ठीक है, एंड दिस इज अ नेगेटिव प्लेट, यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस आपके पास हैं। जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव चार्जेस हैं, ये पॉजिटिव चार्जेस हैं। जो आपके पास डाई इलेक्ट्रिक होता है नॉर्मली वो इंसुलेटर होता है, लेकिन अगर वो पोलराइज्ड हो जाए तो उसमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज बन जाएंगे। ये अगर नेगेटिव प्लेट है तो यहाँ पर प्लस बन जाएगा, यहाँ पर माइनस, ठीक है। इस तरह बाकी हम थोड़े से बना लेते हैं ऐसे करके, और यहाँ पर भी क्या होगा, ये भी आपके पास ये डाइपोल्स बेसिकली बन जाते हैं। अगर ये प्लस माइनस है तो ये क्या बन जाएगा, ये भी प्लस माइनस बन जाएगा, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस, और ये प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा। यानी अब ये जब पोलराइज होता है तो अब ये इंसुलेटर नहीं रहा बेसिकली, तो ये कंडक्ट करेगा। जब भी आपके पास डाइलेक्ट्रिक होता है कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। पहले ये न्यूट्रल था बिल्कुल, ठीक है, अब ये पोलराइज हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है ना वो कम हो जाएगी। डाउन एरो का मतलब दैट विल रिड्यूस, एंड यू द रिजल्ट कि V इज इक्वल टू क्या होता है, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला होता है, V इज इक्वल टू ED, बेसिकली माइनस ED होता है, ठीक है। तो E इज इक्वल टू आपके पास होता है माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा D, ये फार्मूला आपके पास होता है। तो V इज इक्वल टू ED। तो अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो रही है ड्यू टू पोलराइजेशन, तो उसकी वजह से, क्योंकि जब ये नहीं था तो ये सारा पॉजिटिव चार्ज था, तो ये पोलराइजेशन की वजह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन बेसिकली वो कम हो जाती है आपकी, ठीक है। तो नेक्स्ट जब ये कम हुआ तो V भी कम होगा। नाउ यू फार्मूला नो द फार्मूला Q इज इक्वल टू CV होता है, और यहां से C देखें कैपेसिटेंस Q बाय V। अगर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम हो रहा है बिटवीन प्लेट्स, ये कम हो रहा है, द कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, कैपेसिटेंस क्या कर जाएगा, इंक्रीज। दैट इज व्हाई अगर पोलराइजेशन जब होती है डाइलेक्ट्रिक की तो आपके पास कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होने की वजह से कैपेसिटेंस बढ़ रही है, समझ आ गई ना। तो ये आपका एक्चुअली प्रिंसिपल है कि कैपेसिटेंस क्या होती है, कैपेसिटी इंक्रीज होती है। सो दैट इज व्हाई दिस वाज आवर आंसर। इन अ गिवन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व व्हिच पॉइंट इज नोन एज यील्ड पॉइंट। सो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले उसने पूछा है कि जो यील्ड पॉइंट है, ये जो यील्ड पॉइंट आपके पास है ना, ये आपके पास Q होता है, ठीक है। कौन सा पॉइंट होता है, Q। जो P पॉइंट होता है ना, वो P पॉइंट क्या होता है, वो प्रोपोर्शनल लिमिट होती है जब स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोपोर्शनल होती है, और ये आपके पास Q यील्ड पॉइंट है। इसी तरह जो आपके पास ये जो R है इसको अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं, और S ब्रेकिंग या फ्रैक्चर पॉइंट भी इसको कहा जाता है। सो ये आपका आंसर आ गया Q, और इस Q को इलास्टिक लिमिट भी कहा जाता है, ठीक है जी, लेकिन यील्ड पॉइंट भी कहा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास जो है जी, सीरीज लाई इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसमें लेमन सीरीज जो है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में पाई जाती है। सो इसको अगर आप देखें तो ये बामर होती है, ये विजिबल रीजन में होती है, और फंड और ब्रैकेट जो है बामर यहाँ पर थी, ये विजिबल में, और ये आपके पास IR इंफ्रारेड रीजन के अंदर होती हैं। तो लेमन आपका आंसर है जी UV। विच वन बिलोंग्स टू हैड्रॉन्स। अच्छा, ये जो पायोन्स होते हैं ना, ये एक्चुअली आपके क्या होते हैं, ये हैड्रॉन्स होते हैं, मीजॉन्स बेसिकली से कंपोज होते हैं। तो इसका आंसर पायोन है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, तो ये आप आना चाहिए। इसमें से MCQs आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह भी आता होता है। अच्छा, जो कूलम फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस इज 120 है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस डबल्ड द कूलम फोर्स, तो मैंने क्या बताया, इनवर्स स्क्वायर लॉ आपको बताया था कि फोर्स जो होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, या ब्राइटनेस हो, इन केस ऑफ लाइट वो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती है। तो 1/r², इसको फॉलो करेगी। तो यहां पर आप देखें आपके पास जो अभी फोर्स है 120 है, तो जो डिस्टेंस है वो क्या हुआ, डबल हुआ, यानी नीचे R की जगह 2R हो गया। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, तो नीचे आ जाएगा 4, आ जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड डिस्टेंस पहले जो भी था वो डबल हुआ, तो अब 4 टाइम्स बेसिकली 1/4 बेसिकली हो गया। तो मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आ जाएगा, ये 30 न्यूटन आपके पास आ जाएगा। अगर यही हाफ होता, यही क्या होता 1/2, तो उसका स्क्वायर 1/4, 4 ऊपर चला जाता, तो ये 4 टाइम्स बढ़ जाती फिर। तो अभी ये 4 टाइम्स कम हो रही है, ठीक है, ड्यू टू दिस फार्मूला, बिकॉज फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दोज टू चार्जेस। सो दिस इज द रीजन। R की जगह 2R लिखा, तो 2R का स्क्वायर क्योंकि डिनोमिनेटर में है, तो इसका स्क्वायर 1/4R² आ जाएगा। ओरिजिनल फोर्स जो है वो 1/4 हो जाएगी। तो 30 न्यूटन इज द राइट आंसर। अच्छा जी, नेक्स्ट है पार्टिकल हैविंग मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड, यानी उसका मास इलेक्ट्रॉन जितना हो और पॉजिटिव चार्ज हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पॉजिट्रॉन कहते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, पॉजिट्रॉन। मास एक इलेक्ट्रॉन जितना, लेकिन चार्ज अपोजिट होगा, इन प्रोटॉन जैसा चार्ज होगा, ठीक है। तो ये एंटी मैटर बेसिकली आपका होता है। तो ये हमने 2 पेपर जी कर लिए, कितने कर लिए,
दो पेपर हमने इसको कर लिए और अभी हम करते हैं नेक्स्ट टू पेपर, ऑल दो द वीडियो इज गेटिंग लॉन्गर एंड लॉन्गर। सो अब हम करते हैं अगले दो पेपर। आपको काफी हद तक समझ आ गया, ये क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं है, जल्दी से इनको भी फिनिश करते हैं। अच्छा जी, तो ये हार्ड एरिया का पेपर हमारे पास है 2025 का। अच्छा, इसमें जो पहला एमसीक्यू है, अगेन वही चीजें आ गई और इसमें से एमसीक्यू लाजमी आता होता है, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। लेप्टॉन ग्रुप से कौन बिलोंग करता है? तो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो लेप्टॉन से बिलोंग करते हैं। कैसे? लेप्टॉन से। और इसमें बाकी आपके पास ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये बैरियॉन्स होते हैं, ठीक है, बैरियॉन्स इनसे बिलोंग करते हैं। और ये जो पायोन होता है ये मीजॉन है, ये हेड्रॉन है। जो पीछे एमसीक्यू आ सकता था ना, हेड्रॉन कौन सा है, तो मीजॉन्स पर कंपोज होता है पायोन। और ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये बैरियॉन्स पर होते हैं। और इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें इंटरेक्टिव फोर्सेस बहुत थोड़ी होती हैं, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो वीक फोर्सेस होती हैं बेसिकली इसके अंदर होती हैं और स्ट्रॉन्ग फोटोन वगैरह के अंदर होती हैं, ठीक है। वो फोर्स कैरियर होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बायस बनते हैं फोटॉन्स, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉन है लेप्टॉन्स और ये क्या है, बैरियॉन्स हैं, और पायोन मीजॉन है, ये हेड्रॉन है, ठीक है। तो ये आप टेबल बना लें और टेबल बना के बेसिकली आप इसको याद कर लें, ये चीजें इंपॉर्टेंट है तो रट्टा ही, लेकिन एनी हाउ क्या कर सकते हैं। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इज किसके बराबर होता है जी? अब इसके ना दो यूनिट होते हैं, अगर आपने बुक पढ़ी हो, एक आपके पास होता है F इज इक्वल टू क्यू ई, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, और E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू, ठीक है। इसमें तो आपके पास आता है ना न्यूटन पर कूलम, यहां पर कोई ऑप्शन है नहीं। एक फार्मूला मैंने आपको बताया था कि जो V इज इक्वल टू ई डी होता है या E इज इक्वल टू वी ओवर डी, पोटेंशियल ग्रेडियंट, एक्चुअली नेगेटिव डेल्टा V बाय डेल्टा डी होता है, ठीक है। तो V का क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्ट्स पर मीटर, वोल्ट्स पर मीटर। देखिए कहां पर है, ये ऑप्शन है, बी इज द राइट आंसर। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय, इसको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? so, इसमें अगर आप कैपेसिटेंस का जो फार्मूला होता है उसको अगर आप देखें तो वो होता है C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है फार्मूला, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। यानी एरिया इंक्रीज करने से कैपेसिटी इंक्रीज होगी। तो इसने बोला कि एरिया को हम डिक्रीज करेंगे, ये गलत हो गया। और डी अगर कम हो तो इसने बोला इंक्रीज डिस्टेंस करेंगे, बट एक इंक्रीज करोगे तो कम होगा ना, तो ये भी गलत हो गया। बैटरी ऑफ हाई पोटेंशियल, नहीं, इससे नहीं होगा क्योंकि कैपेसिटी पर डिपेंड नहीं करती। इंसर्टिंग डाई इलेक्ट्रिक, पीछे हमने देखा जब डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं वो पोलराइज होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होता है और हेंस कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। सो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ गया, दिस वन, ओके। इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, लाइक दिस, ओके। नेक्स्ट आपके पास ये जी है, यूजिंग किरचॉफ लॉ डिड्यूस द वैल्यू ऑफ करंट आई इन द फिगर। तो इसको हम वहां पर करते जाते हैं। सो आई को कंप्यूट करने के लिए जो इनकमिंग करंट होते हैं वो लीविंग करंट्स के इक्वल होते हैं। इंटरिंग करंट इज इक्वल टू लीविंग करंट, ठीक है जी। तो जो करंट इंटर हो रहे हैं, देखिए 5 एम्पियर इंटर हो रहा है और 1 हो रहा है, तो ये आपस में इन हो रहे हैं, इनके एरो इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना जंक्शन, इस पॉइंट पर, इस नोड पर कितने करंट इंटर हो रहे हैं, वो एक तरफ इज इक्वल टू सम ऑफ लीविंग, जो एरो जा रहे हैं आउटवर्ड वो क्या है, ये आई है, और साथ क्या है, ये 3 है, तो इनका साइन एक जैसा होगा। समझ आ गई ना। इनवर्ड करंट इस पॉजिटिव लेते हैं तो इनको नेगेटिव लेंगे आप, जिस तरह ऐसे लिखना चाहते हो तो ऐसे भी ठीक है, इट्स अप टू यू। तो 5n हो रहा है, 1n हो रहा है, I लीव कर रहा है और 3 लीव कर रहा है, तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, ये परफेक्टली फाइन है। I आपने निकालना है तो ये 3 दगा के माइनस हो जाएगा, सो हमारे पास आ जाएगा I इज इक्वल टू, ये कितना, 5 प्लस 1 6, 6 माइनस 3 एम्पियर। सो 3 एम्पियर इज द राइट आंसर, हमारे पास डी इज द राइट आंसर आ जाए। सो इसका आंसर हमारा आ गया जी 3 एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास, इसका भी डी हो गया नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में द रिलेशन बिटवीन ईएमएफ होती है और ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं क्लोज सर्किट के अंदर। तो याद रखें आपके पास फार्मूला इसका क्या होता है, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वीटी दैट इज ऑलवेज ईएमएफ माइनस आईआर। ये आईआर क्या है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप होती है। तो ई हमेशा जो है इससे बड़ा होगा। कैसे, देखें, जब ई हम लिखेंगे, ई निकालेंगे यहां पर, तो वी टी में बेसिकली आई आर ऐड हो रहा है, तो वी टी प्लस आई आर, यानी कहने का मतलब ये है कि वी टी में कुछ नंबर ऐड होगा तो ई आएगा, इसका मतलब ये बड़ा है इससे, ये क्या है, बड़ा। या ई में से माइनस करेंगे आई आर को तो वी टी आएगा, तो वी टी छोटा होगा, ई एम एफ हमेशा बड़ी होती है, बैटरी के जो ई एम एफ होती है। सो दिस इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है। अगर ये फार्मूला होता तो यहां पर वीटी होना था, यहां पर ई आना था, फिर ये फार्मूला, ये ऑप्शन ठीक होता। ओम मीटर इज द एसआई यूनिट इज, रेजिस्टिविटी जो होती है ना उसका होता है ओम मीटर, रेजिस्टिविटी का, ठीक है।
और कंडक्टिविटी का नहीं होता, ये इसका मोह होता है, मोह मीटर इनवर्स होता है इसका। तो ये रेजिस्टिविटी इसका आंसर आ जाएगा। रेजिस्टेंस का ओम होता है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। लेंजेस लॉ इज एन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ये जो लेंजेस लॉ है ना, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड। सो इसका आंसर आ जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लेंजेस लॉ। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए इन चीजों का, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ के रिलेटेड ये टॉपिक है। ठीक है, कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे होगा, डायरेक्शन अपोजिट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, तो एनर्जी को कंजर्व करने के लिए प्राइमरी फंक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स टू चेंज, ये पीछे आ चुका है, द लेवल ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, क्योंकि ये स्टेप अप या स्टेप डाउन वोल्टेज को करता है, किसको, करंट को नहीं करता। ठीक है, एनर्जी को नहीं करता, और ये लेवल को चेंज करता है, लो टू हाई, हाई टू लो। ठीक है, ये कोई डायरेक्शन वगैरह इसमें नहीं है। मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी मिनिमम इफ द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड द स्ट्रेंथ, फील्ड स्ट्रेंथ एंड एरिया वेक्टर। देखिए φ इक्वल टू बी ए cos थीटा होता है, तो cos थीटा जो है वो कम कहां पर होता है, तो cos 90 जीरो होता है। अगर cos 90 जीरो होगा तो हमारे पास फ्लक्स जीरो हो जाएगा। सो 90 डिग्री इज द करेक्ट ऑप्शन। एट हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्टिव सर्किट द करंट विल बी, अच्छा ये करंट वैसे लो होता है, इसका मैं तरीका आपको बताता हूं कि क्यों लो होता है, स्मॉल क्यों होता है भला, क्योंकि ये मैं आपको बताता हूं, यहां पर एक्सप्लेन कर। तो यहां पर अगर आप नोट करें तो आपके पास ये जो करंट होता है दैट इज इक्वल टू V बाय R, और इंडक्टिव सर्किट में ये इंडक्टिव रिएक्टेंस के बराबर होता है, और XL आपको पता है 2 पाई FL होता है, ये फार्मूले गिवन आपको होंगे। तो आप देखिए जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगी, तो इसका मतलब जब ये बढ़ेगी तो ये करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, करंट कम होगा, यानी हाई फ्रीक्वेंसी पर स्मॉल करंट पास होगा इंडक्टर में से, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो ज्यादा करंट पास होगा। दैट इज व्हाई इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंडक्टिव रिएक्टेंस, एंड इनडायरेक्टली V is equal to 2 pi FL, फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट, सो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट सिग्नल। ठीक है, अच्छा ये जो डायमैग्नेटिक होते हैं ना मटेरियल्स, ये वीक होते हैं। ठीक है, सबसे वीक होते हैं, इनमें जो रिपल्जन होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड रिपल करती है, लेकिन वीकली बेसिकली रिपेल्ड मटेरियल होते हैं। ठीक है, और आप हैरान होंगे कि जो अच्छे कंडक्टर्स हैं आपके पास, ये जो कॉपर है, ये कॉपर इसकी एग्जांपल में आता है। क्या आता है, कॉपर डायमैग्नेटिक है। इसमें कुछ और भी बड़े मशहूर है डायमैग्नेटिक, मतलब गोल्ड है, सिल्वर है। अब सिल्वर और कॉपर अच्छे कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के हैं, लेकिन ये पुअर मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टी शो करती है, इनके डोमेन्स अलाइन नहीं होती, बेसिकली रिपेल होती है, बहुत वीकली रिपेल होती हैं। और इसके और एग्जांपल क्या है, आपके पास गोल्ड है, कॉपर है और सिल्वर है, ये इनके एग्जांपल्स हैं। ये जो एल्यूमिनियम है ना, ये पैरामैग्नेटिक है। ये क्या है, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक होते हैं जो कि अट्रैक्ट होते हैं, वीकली अट्रैक्ट होते हैं बाय द आपके पास मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल प्रोवाइड की जाए, इनकी डोमेन्स अलाइन हो जाती है, और जब मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर दी जाए, ये दोबारा रैंडम इनकी डोमेन्स जो है ना, वो एटम्स जो है ना, वो दोबारा रैंडमली प्लेस हो जाते हैं, और अलाइनमेंट इनकी इतनी स्ट्रांग होती नहीं। ये बेसिक इंटरमीडिएट किस्म के जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ये शो करते हैं। एल्यूमिनियम इज वन ऑफ देम, और प्लैटिनम है, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन वगैरह है। ये जो कोबाल्ट और आयरन है ना, ये आपके पास बेस्ट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, ये फेरोमैग्नेटिक में आते हैं। फेरोमैग्नेटिक में क्या है, इनके तीन याद कर लें, कोबाल्ट, आयरन और निकल, ये बड़े मशहूर हैं। ये फेरोमैग्नेटिक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, इनकी डोमेन वैसे भी अलाइन होती है, लेकिन एक्सटर्नल मैग्नेट ज्यादा अलाइन हो जाती है। ठीक है ना, ये बेस्ट है। और ये जो कॉपर और गोल्ड, सिल्वर वगैरह जो है, ये आपके पास डायमैग्नेटिक मटेरियल्स है। और एल्यूमिनियम कहां पर आता है, ये पैरामैग्नेटिक के अंदर आता है, और इसके साथ मैग्नीशियम वगैरह, प्लैटिनम वगैरह इस वाला। ठीक है जी। इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हिच फैक्टर इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंट फोटोन। इसमें बेसिकली हम वर्किंग देखते हैं, फिर वहां पता चलेगा कि किसकी इंटेंसिटी कैसे कम होती है। अच्छा जी, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट फार्मूला यूज होता है आपका बिटवीन वर्क फंक्शन और एनर्जी इज इक्वल टू HF और काइनेटिक एनर्जी, वो आपको फार्मूला होता है K max इज इक्वल टू HF माइनस फाइव, या आप वाइस वर्सा कर सकते हो, HF इज इक्वल टू K max प्लस वर्क फंक्शन। अब यहां पर क्वेश्चन पूछा गया कि by which factor increases by increasing intensity of incident photon। अगर इंटेंसिटी इंक्रीज कर रही है तो उसमें मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं। पीछे हमने पढ़ा था ना कि ब्राइटनेस आपकी अगर इंक्रीज करनी है तो फोटॉन्स की तादाद ज्यादा करो, नंबर ऑफ फोटॉन्स को आप बढ़ाओ, बिकॉज ये जो काइनेटिक एनर्जी है और ये वर्क फंक्शन आपके पास है, ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, दैट डिपेंड्स ऑन द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, उनकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, और फ्रीक्वेंसी नंबर पर डिपेंड नहीं करती बल्कि कलर पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, हम जो नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर ज्यादा इजेक्ट हो रहे हैं, लीव कर रहे हैं, तो इंटेंसिटी बेसिकली इंक्रीज हो रही है।
ठीक है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल आपके इलेक्ट्रॉन्स कितने इमिट हुए हैं, बेसिकली इजेक्ट हुए हैं, उस पर डिपेंड करता है, और वो बेसिकली डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी। तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज नहीं होती, बल्कि नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे तो इंटेंसिटी आपकी इंक्रीज होगी। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। द कन्वर्जन ऑफ अल्टरनेट करंट इनटू डायरेक्ट करंट, अगर आप एसी टू डीसी में कन्वर्ट कर रहे हो, इसी को हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन, हाफ वेव रेक्टिफायर, और जो आपके पास फुल वेव रेक्टिफिकेशन होती है। अच्छा जी, एन इलेक्ट्रॉन इज अ हाइड्रोजन इन इट्स ग्राउंड स्टेट, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज इट, ये बात का गिवन भी होता है आपके, देखे ना यहां पर उसने वैल्यू बताई हुई है ई नॉट की, तो ये तो डायरेक्ट है आपका 13.6, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ यूरेनियम इज 400 आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ। तो मजे की बात है, यहां पर देखें ये फार्मूला भी उसने दिया हुआ है कि ओरिजिनल कितने दी, 400 ग्राम है, तो एन नॉट आपका 400 ग्राम हो गया, मल्टीप्लाई बाय 1/2 की पावर एन, कितनी हाफ लाइफ है, थर्ड, तो 1/2 की पावर 3 लेंगे तो 1/8 आ जाएगा, ठीक है। तो 8.40, तो 50 ग्राम आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो फार्मूले की वजह जरूरत है कोई नहीं रट्टे मारने की आपको फार्मूलों को, ठीक है, ये आंसर आ गया। पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन एनाइलेट इनटू, इसको देखते हैं। अच्छा जी, तो इसकी रीजनिंग क्या है, इसकी रीजनिंग पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास मैटर एंटी मैटर है ना, ये एंटी मैटर होता है, पॉजिट्रॉन आपके पास ये मैटर होता है। जब ये आपस में मिलते हैं, ये ई प्लस और ई माइनस, तो एक्चुअली ये एनाइलेट हो जाते हैं, यानी मैटर खत्म हो जाता है। तो क्योंकि जब ये आपस में मिलेंगे तो ये एक फोटोन रिलीज करेगा, ये भी एक फोटोन, तो दो फोटोन जो है बेसिकली वो दो गैमा रेस फोटोन जो है ये इमिट होंगे। और आप वैसे भी देखें इसका कोई चार्ज नहीं है और इसका भी कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना, तो एनर्जी बेसिकली आपके दो फोटॉन्स के होंगे, ये गैमा रेस निकलेंगे, और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी को सेटिस्फाई करता है। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर फार्मूला, जो कि आइंस्टाइन की मास और एनर्जी की कन्वर्जन की इक्वेशन है। सो दैट इज व्हाई आपका आंसर है C इज द राइट आंसर। एंड द लास्ट वन इज पीक वैल्यू ऑफ AC इज 300 वोल्ट्स, इट्स RMS वैल्यू। तो देखें ये लिखा हुआ फार्मूला, ये देखिए नोट करें, फार्मूले की बनोगे आरएमएस निकालनी है, तो इसका मतलब वी आरएमएस निकालने के लिए आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम वैल्यू। तो ये आपके पास पीक वैल्यू को मैक्सिमम ही तो कहते हैं, तो 300 को डिवाइड कर देंगे किससे, 2 का स्क्वायर रूट जाके इधर डिवाइड हो जाएगा। लो जी, ये आपका आंसर है। तो न्यूमेरिकल जो आते हैं ना, मेजॉरिटी फार्मूले गिवन है, बल्कि सारे ही गिवन है, तो आपको बस कैलकुलेटर आप यूज करना है, दैट्स इट। सो ये हमारे पास कैलकुलेटर है, इसको हम दोबारा पहले मोड में कन्वर्ट करते हैं। कहां पर जाएंगे, 8 में और 1 प्रेस कर देंगे, अदरवाइज आप रीसेट भी कर सकते हो, आप इसको रीसेट भी कर सकते हो। और रीसेट करने के लिए आप बेसिकली शिफ्ट प्रेस करते हो, मोड प्रेस करते हो मेरे ख्याल में, बल्कि नहीं, यहाँ पर क्लियर का बटन होता है, वैसे ये 9, शिफ्ट प्रेस करके क्लियर करेंगे और 3 प्रेस कर देंगे, और उसके बाद इक्वल प्रेस करेंगे और AC प्रेस करेंगे, ये आपका रीसेट हो जाएगा, डिग्रीज में वापस आ जाएगा। तो हमने क्या करना था, 300 एंड डिवाइडेड बाय कितने का स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर रूट। हाँ, अगर RMS गिवन होती है और मैक्सिमम निकाल लिया, 2 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई कर दोगे, लेकिन इसमें अपोजिट था, तो दैट्स यूज अ फार्मूला, 212 आंसर आ जाएगा। सो 212 किधर है जी, ये A इज द राइट ऑप्शन। तो ये हमारे हो गया 3 पर्चे के MCQs हो गए, एंड नाउ वी विल मूव टू द फोर्थ एंड लास्ट पेपर। सो जी, ये हमारे पास लास्ट पेपर है, सेकंड एनुअल एग्जाम 2025। तो इसमें सबसे पहले विच न्यूक्लियर रिएक्शन इन सोर्स ऑफ एनर्जी इन स्टार्स, फ्यूजन होती है भाई, वहां पर फ्यूज होते हैं दो एटम्स, जैसे हीलियम न्यूक्लियर आपके बनते हैं, तो फ्यूजन होती है, क्या होती है, फ्यूजन, फिशन नहीं होती, ठीक है, वो रिएक्टर्स के अंदर होती है। द एनर्जी रिलीज इन न्यूक्लियर रिएक्शन इज गिवन बाय, तो आइंस्टाइन का जो फार्मूला इज इक्वल टू मैस डिफेक्ट जो है वो बेसिकली आपका एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ, ये आपके पास सिंपल होता है चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, सो चार्ज एंड डिस्प्लेसमेंट, सो दिस इज द आंसर। तो ये इलेक्ट्रिक जो आपके पास है ना डाइपोल, इसको P से, डाइपोल मोमेंट P से डिनोट करते हैं, एंड Q इनटू D होता है फार्मूला, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या चार्ज पार्टिकल इनटू डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, ठीक है जी। तो ये डाइपोल मोमेंट का फार्मूला हो गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या है, अब तो देखो ना, फाइव इक्वल टू EA होता है, E का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम होता है, ठीक है, जिस तरह मैंने बताया था, E इक्वल टू F/Q। एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, सो D इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू गॉस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ हॉलो कंडक्टर वो 0 होती है, व्हाई, बिकॉज अगर आपके पास हॉलो कंडक्टर है, कोई चार्ज नहीं है, तो बेशक यहाँ पर चार्जेस आपके पास हैं, तो चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी आउटसाइड होगी ना, इनसाइड 0 होती है, क्या होती है, ये आपके पास 0 होगी, क्या होगी, 0 किधर गया, ये लिख दिया मैंने, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, विच फिजिकल लॉ रिलेट्स
करंट थ्रू अ कंडक्टर टू वोल्टेज रेजिस्टेंस, भाई ओम लॉ V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, तो यू हैव करंट, यू हैव वोल्टेज, यू हैव रेजिस्टेंस, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है जी। द फोर्स ऑन अ करंट कंडक्टर प्लेस मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन कंडक्टर इज ज्यादा, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा होता है ना, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है? जब 90 डिग्री एंगल हो। वो कब होता है? जब परपेंडिकुलर टू द फील्ड प्लेस्ड होगा कंडक्टर। ठीक है। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। यस, इज इक्वल टू आपके पास जो ईएमएफ होती है माइनस डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी होता है, माइनस डेल्टा फाइव बाय नेगेटिव बाय डेल्टा टी। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला होता है, इनटू एन भी होता है। ठीक है, जो नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास होती हैं। लो जी, इन एसी सर्किट द वोल्टेज एंड करंट आर आउट ऑफ फेज, यानी लीड लैग करेगा 90 डिग्री विच। अच्छा, अब इसका प्रॉब्लम यह है कि ये आपके पास आर आउट ऑफ फेज व्हेन सर्किट इज प्योरली। अच्छा, ये इंडक्टिव भी हो सकता है, कैपेसिटिव भी हो सकता है, इंडक्टर भी हो सकता है। तो इसके दोनों आंसर अनफॉर्चुनेटली बन रहे हैं। यहाँ पर इसने बोंगी मारी हुई है। तो कैपेसिटिव में भी ये होता है, प्योर कैपेसिटिव के अंदर, प्योर इंडक्टिव के अंदर, के कैपेसिटिव में वोल्टेज लीड करती है करंट से बाय 90 डिग्री, और इंडक्टर में करंट सॉरी कैपेसिटर में करंट लीड करता है वोल्टेज से, और इंडक्टर में वोल्टेज लीड करती है बाय करंट से 90 डिग्री। ठीक है जी। तो ये है, इंडक्टर में क्या लीड करता है? वोल्टेज, और कैपेसिटर में करंट लीड करता है। द एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्टर्स वो जीरो होता है। व्हाई? बिकॉज ओवरलैप, कोई एनर्जी गैप होता ही नहीं है। वो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आपस में क्या कहते हैं? कि ओवरलैप हो रहे होते हैं। अच्छा जी, द टेम्परेचर एट फेरोमैग्नेटिक बिकम्स पैरामैग्नेटिक। ये कर चुके हैं पीछे कि जब इस टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो ये वो टेम्परेचर होता है जहां पर फेरोमैग्नेटिक कन्वर्ट हो जाता है पैरामैग्नेटिक के अंदर। तो चीजें काफी रिपीट हो रही हैं। ठीक है जी। सो नेक्स्ट हमारे पास है जी पीएन जंक्शन के अंदर जो पोटेंशियल बैरियर होता है, फॉरवर्ड बायस है ना, तो रेजिस्टेंस कम होती है। द पोटेंशियल बैरियर क्या होता है? डिक्रीज करता है। क्या करता है? रिवर्स बायस में इंक्रीज करता होता है। ठीक है, ज्यादा रेजिस्टेंस होती है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि क्या प्रोवाइड करता है? दैट प्रोवाइड पार्टिकल नेचर के, भाई उसका मोमेंटम है, मोमेंटम कंटेन्स मास। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इमिटेड, ये हाँ, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी आके क्या फॉर्मूला होता है? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच एफ एंड माइनस वर्क फंक्शन। तो ये काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी पर। किस पर? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर नहीं, वो इंटेंसिटी डिपेंड करती थी। पीछे हम कर चुके हैं एमसीक्यूज ये वाला। ठीक है, उसमें इंडिपेंडेंट होती है फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ एसी डीसी आ चुका है ऑलरेडी, रेक्टिफिकेशन बेसिकली आपका होता है इसका आंसर। और फॉलोइंग सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइज इनविजिबल, ये बामर का मैंने बताया था कि बामर सीरीज विजिबल में होता है, लेमन कहां पर होता है? यूवी के अंदर, और बाकी दोनों आईआर के अंदर होते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ बिकम्स डिके, भाई हाफ लाइफ ही तो होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो नंबर ऑफ एटम्स हाफ हो जाए, ठीक है, कितने टाइम में, उसको हाफ लाइफ ही कहेंगे। तो ये देखें, ये फार्मूला आपका डायपोल मोमेंट का भी आपको गिवन था, और अगर आपने ये कंप्यूट करना है और आपके पास ये फार्मूला यूज हो रहा है, ये फार्मूला भी यूज हो रहा था, ये भी यूज हो रहा था, ये भी, तो सारे यूज हो रहे थे। तो आई ट्राई माय बेस्ट के आपके चारों पेपर मैंने सॉल्व कर दिए, इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल एमसीक्यूज एज वेल। तो ये डॉक्यूमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैं अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दूंगा ऑन fakhrstamsfair.com। इसी तरह सॉल्व होंगे, एग्जैक्टली यही होगा जिससे मार्क भी किया होगा। तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। मेरे ख्याल में इसको हम मार्क करना भूल गए थे, इस वाले को। सो समझा तो मैंने दिया था आपको, लेकिन मार्क करना मैं भूल गया था, तो उसका ये आंसर है। तो चेक कर लेते हैं एक दफा, डबल चेक या क्रॉस चेक जिसको कहते हैं, कि कोई रह तो नहीं गया हमारा। मेरे ख्याल में सारे मैंने मार्क, क्योंकि कुछ मैंने उधर सॉल्व किए थे, तो एक दफा नजर जाती मार लेते हैं कि कोई रह तो नहीं गया। बाकी यार देखें ना, टाइम थोड़ा हमारे पास था, बट आई ट्राइड माय बेस्ट कि आपको जो है मैक्सिमम समझाया जाए चीजें। एमसीक्यूज एक्सरसाइज के कर लीजिएगा और समरी पढ़ लीजिएगा। वैसे तो थ्योरी जिसकी अच्छी आती है वो कर लेगा, लेकिन काफी हेल्प आपको मिलेगी। ये नहीं है कि सारे अनसीन आ जाएंगे, कुछ चीजें सीन भी आती हैं यार। ठीक है, तो टेक केयर, मुझे दुआ में याद रखिएगा। चैनल बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैंने कभी कहा तो नहीं सब्सक्राइब करें, लेकिन खुशी से करना चाहते हैं कर दीजिएगा। आगे इंटर टेस्ट की भी तैयारी करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मगफिरतुहू।